हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमए सक्सेस अवेन्यू पर। और हिस्ट्री का पार्ट 3 यानी कि हिस्ट्री महाअभ्यास प्रश्नोत्तरी का भाग 3 लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। 2 पार्ट पहले ही अपलोड कर दिए गए हैं, पार्ट 3 करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है। तो आपको बताना है कि भारतीय संगीत का जनक निम्न में से किस वेद को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो सामवेद है उसको भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। ठीक है, तो सामवेद हो जाएगा। इसको पढ़ने वाले को, जो पढ़ता है इसको, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं उद्गाता। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? उद्गाता के नाम से संबोधित उसको किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्तियां कहाँ थी। तो जो आर्य हमारे देश में आए थे, तो बताया जाता है कि इनकी जो प्रारंभिक जो प्राचीनतम बस्तियां थी वो सिंधु, जो सप्त सिंधु वाला प्रदेश था, यानी कि सिंधु की जो सहायक नदियां थीं उनके आसपास का क्षेत्र जो था वो आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्तियां हुआ करती थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सप्त सिंधु वाला क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो आपको बताना है कि पंचतंत्र के लेखक बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विष्णु शर्मा, जो गुप्त काल से संबंध रखते थे। ठीक है, तो पंचतंत्र की कहानियां हैं उनके लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से विषम चुनिए, यानी कि आपको वो चुनना है जो तीनों से अलग है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु पुराण। ठीक है, जो विष्णु पुराण है वो एक पुराण है, यानी कि सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, और एक और होता है आपका अथर्ववेद, यानी कि 4 आपके वेद होते हैं। अगर विष्णु पुराण की बात करें तो इस पुराण में मौर्यकालीन जो व्यवस्था थी उसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो पुराणों की संख्या की बात करें तो 108 इनकी संख्या बताई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है। तो जो गायत्री मंत्र है, जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, वो आपका ऋग्वेद से लिया गया है। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल से, या आपको याद रखना है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल से इसको लिया गया है। ठीक है, तो गायत्री मंत्र का अगर उल्लेख पूछा जाए तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से प्राचीन भारत के चिकित्सकों की पहचान कीजिए। तो आपको बताना है कि निम्न में से जो प्राचीन भारत में जो चिकित्सक थे वो निम्न में से कौन है। तो आपका इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चरक, सुश्रुत और पतंजलि। जो चरक थे वो कनिष्क के समकालीन थे, और जो पतंजलि थे वो क्या नाम है, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। ठीक है, इतनी बातें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद क्या है। जो उपनिषद है वो क्या है। तो वो हिंदू दर्शन का एक स्रोत माना जाता है, कि उसमें हिंदू दर्शन का जो स्रोत है उसको उपनिषद में माना गया है। ठीक है, तो उपनिषद का अगर शाब्दिक अर्थ करें तो शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान को प्राप्त करना। ठीक है, तो उपनिषद क्या है, इसका अर्थ अगर पूछा जाए उपनिषद का, तो हिंदू दर्शन का स्रोत इसको माना जाता है। और इसका शाब्दिक अर्थ अगर पूछा जाए तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान को अर्जित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। तो जो अवंतिका, जो एक महाजनपद में जो 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, उसमें एक अवंती राज्य था। ठीक है, जिसको अवंतिका कहा जाता था। वो मालवा वाला जो रीजन था, मालवा रीजन में इसका जो उत्थान था वो हो रहा था। ये 2 भागों में डिवाइड था, एक उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, और एक दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती थी। ठीक है, इतनी बातें अवंती के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आजीवक एक संप्रदाय था। जो एक आजीवक संप्रदाय था वो बुद्ध के समकालीन ही था। ठीक है, आजीवक संप्रदाय नियतिवादी थे, जो नियतिवादी थे, भाग्य पर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे। इसी संप्रदाय से प्रेरित था बिंदुसार। ठीक है, कौन प्रेरित था? तो बिंदुसार, जो अशोक का पिता था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अजातशत्रु। अजातशत्रु हर्यक वंश का, बिंबिसार जो हर्यक वंश का संस्थापक था उसी का पुत्र था अजातशत्रु, यानी कि उसने अपने पिता को मार करके मगध की गद्दी प्राप्त की थी। ठीक है, तो इस वंश को यानी कि हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो जो पड़ाव डाला था, एक तरफ थी पोरस की सेना, ठीक है, और एक तरफ थी आपकी सिकंदर की सेना, जो यूनान का एक शासक था सिकंदर। 326 ईस्वी की बात है, 326 में ये 326 ईसा पूर्व, ठीक है, 326 ईसा पूर्व में एक युद्ध होता है जो झेलम नदी यानी कि जिसको बितस्ता के नाम से भी जाना जाता था, इसको जो झेलम नदी है उसको यूनान में हाइडे स्पीच भी बोलते थे, हाइडे स्पीच। ठीक है, तो इस युद्ध को सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध लड़ा गया था वो झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसको बितस्ता का युद्ध, झेलम का युद्ध या हाइडे स्पीच के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो कब हुआ? 326 ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित मगध के वंशों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपको बताना है कि इनमें से पहले मगध पर कौन आया, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन। ठीक है, चलिए बात करते हैं। मगध पर सबसे पहले आए थे हर्यक, यानी कि हर्यक वंश का जो एक शासक था बिंबिसार। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की और इसी के साथ मगध साम्राज्य की भी नींव डाली। तो हर्यक वंश को समाप्त करके उसके बाद शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग वंश जो इसका संस्थापक शिशुनाग ही था। फिर उसके बाद शिशुनाग वंश को समाप्त करके नंद वंश आता है, जिसका संस्थापक महापद्म नंद को माना जाता है। नंद वंश के बाद जो अंतिम शासक था घनानंद, उसको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य वंश की नींव डालता है। कहां पर? तो मगध साम्राज्य पर। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें याद रखनी है। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन? तो पहले आएगा चौथा, फिर उसके बाद दूसरा, यानी कि चौथा दूसरा ये आएगा, फिर उसके बाद आएगा पहला, फिर उसके बाद तीसरा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अगला है आपका, चेदी वंश का प्रसिद्ध शासक राजा खारवेल किस क्षेत्र से था? तो आपको बता दें जो खारवेल था वो आपका कलिंग रीजन से बिलोंग करता था, जो उड़ीसा में एक कलिंग जगह पड़ती है उससे उसका शासक था। कौन? खारवेल। जो हमें जानकारी इसके एक अभिलेख है जिसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख किससे रिलेटेड है? तो चेदी वंश के जो कलिंग पर चेदी वंश था उसके राजा खारवेल से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उस साम्राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया था। तो हाथी का इस्तेमाल करने वाला पहला साम्राज्य था आपका मगध। मगध में अभी कौन सा वंश था? तो मगध में था मौर्य वंश। मौर्य वंश में कौन सा शासक था? तो वो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक यूनानी शासक है प्लूटार्क बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका, किसकी सेना ने ग्रीस शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? तो ये हो जाएगा आपकी पोरस। जो पंजाब में एक पोरस नाम का राज्य था, वहां का राजा था पोरस। ठीक है, तो उसका सामना किससे हुआ? तो सिकंदर की सेना से। ठीक है, जिसको हाइडे स्पीच, झेलम, बितस्ता का युद्ध बोलते हैं। हाइडे स्पीच बोल लो, बितस्ता बोल लो या झेलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उस गणराज्य का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 8 राज्यों का एक संघ था, यानी कि 8 राज्यों को मिलाकर के एक महासंघ बनाया गया था, जो था आपका बज्जी में ही पहला गणराज्य पाया जाता है जिसको लिच्छवी नाम दिया गया है ना। लिच्छवी एक राज्य था, वो प्राचीन भारत में पहला गणराज्य था। ठीक है, तो पहला गणराज्य अगर पूछा जाए तो लिच्छवी था। वो किस महासंघ का हिस्सा था? तो बज्जी महासंघ का हिस्सा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस शासक को मगध के उदय का श्रेय जाता है? मैंने अभी आपको बताया था, तो ये जाता है आपका हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को। हर्यक वंश की स्थापना के साथ ही मगध पर उसने मगध साम्राज्य की नींव डाली मगध में। ठीक है, तो कौन था? बिंबिसार, जो हर्यक वंश का
संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया? तो मौर्य वंश के बाद आपका मगध पर शुंग वंश ने शासन किया था। जो मौर्य वंश था उसका अंतिम शासक था बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या करके उसी के एक सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने एक ब्राह्मणवादी वंश को जन्म दिया जिसको शुंग वंश के नाम से जाना गया। ठीक है, फिर उसके बाद कौन आएगा? कर्ण वंश आएगा, फिर उसके बाद सातवाहन वंश मगध पर आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो नालंदा विश्वविद्यालय आपका है बिहार में। ठीक है, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना कराई थी आपकी गुप्त शासक कुमार गुप्त ने, जिसको मध्यकाल में आकर के बख्तियार खिलजी जो मोहम्मद गौरी का सेनापति था उसने इसको ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो आपको बताना है कि जैनियों के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो कौन थे। तो आपके इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऋषभदेव। ऋषभदेव जो थे आपके पहले तीर्थंकर थे। ठीक है, अगर 24वें तीर्थंकर की बात करें तो वो आपके महावीर स्वामी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तमिल भाषा शिलप्पदिकारम और मणि मेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये आपको बता दें ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित ये ग्रंथ शिलप्पदिकारम और मेड़ मेखलई ये तमिल भाषा में लिखे गए बौद्ध धर्म से रिलेटेड ग्रंथ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आया? तो जो गांधार कला था यानी कि भारतीय और यूनान का जो मिश्रण था उसे गांधार कला का नाम दिया गया। जो बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी उसके अंतर्गत अस्तित्व में आया। महायान शाखा यानी कि बौद्ध धर्म के दो संप्रदायों में बटा था बौद्ध धर्म, हीनयान शाखा और महायान शाखा। महायान शाखा में भगवान की यानी कि भगवान बौद्ध की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जाती थी। तो गांधार कला में सबसे पहले अगर मूर्ति का निर्माण हुआ था तो वो भगवान बुद्ध की मूर्ति का हुआ था। तो किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आया गांधार कला? तो महायान शाखा, यानी कि बौद्ध की एक शाखा है महायान शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चैत्य। यानी कि बौद्ध जो भिक्षु होते थे वो चैत्य जहां भगवान की प्रतिमा रखी जाती थी वहां पे जाकर उनकी पूजा करते थे। चैत्य होता था इनका पूजा करने का स्थल और एक होता था इनका विहार। बिहार नामक जगह पर ये रहा करते थे। ठीक है, विहार में रहा करते थे और चैत्य में ये पूजा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से बौद्धों पर पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है आपका बौद्धों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है जिसमें 3 पिटक हैं। पहला है अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और सूत पिटक। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक 3 पिटक हैं इसमें, यानी कि जो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है त्रिपिटक, है ना। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन था ये। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन पसंद आए, अच्छे लग रहे हो। अगर अच्छे लगे, अगर आपको हेल्पफुल साबित हो रहे हो आपके लिए, तो हमारी वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट करके हमको ये बताएं कि वीडियो कैसा लगा, क्या सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, आपके कमेंट हमें एक ऊर्जा देते हैं, तो इसलिए आप एक कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।